कोल्ड स्टार्ट इंडियंस ने ये आइडिया लिया है इसराइलियों से. So far we discussed the fourth generation war. अब इस फोर्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है कोल्ड स्टार्ट. कोल्ड स्टार्ट, राइट. इसराइलीज ने 1967 में 3 मुसलमान मुल्कों पर अचानक हमला किया था. जॉर्डन, इजिप्ट एंड सीरिया, शाम, मिस्र और उर्दून के ऊपर इसराइल ने 1967 में ईद के दिन अचानक हमला किया और 3 मुसलमान मुल्कों की मुसल्लह अफवाज को तबाह करके रख दिया. कोई डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं था, कोई जंग की हॉस्टिलिटीज नहीं थी, आपस में पीस डील्स की बातें हो रही थी, हंकी डोरी, एवरीथिंग वाज फाइन. ईद का दिन था, लोग छुट्टियां मना रहे थे, एंड इसराइलीज केम एंड स्मैश्ड एवरीथिंग. बैतुल मक़दस शरीफ 1967 में हमारे हाथ से निकला है इसी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी के बाद जो कि इसराइलीज ने डिप्लॉय की थी इन अरब मुल्कों के खिलाफ. और जब से इसराइलीज और इंडियंस का डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट और अलायंस पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है, ये डॉक्ट्रिन इंडिया ने अडॉप्ट की है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब हम कोल्ड स्टार्ट करेंगे. इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान में टोटल एनार्की और केओस होगा, या जब पाकिस्तानी इंडियंस के साथ अमन की आशा कर रहे होंगे और जो उनके दहशतगर्द एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जिस तरह बेनजीर के मरने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फसाद और राइट्स हुए, जिस तरह कराची में भी इन्होंने राइट्स करके 5000 दुकानें, धमाका कहीं और हुआ है और बाकी पूरे शहर में 5000 दुकानें जला के रख दी, एक आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया. और अगर आप सिर्फ ये देख लें कि कराची में और फेडरल गवर्नमेंट से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्लाशनकोव्स के और असलहे के कितने हजार लाइसेंस इश्यू किए हैं और किसको जारी किए हैं, एक आदमी ने 100 लाइसेंस लिए हैं. किसको दे रहे हैं असला? मुल्कों वेपनाइजेशन किसके नाम कर रहे हैं? शरीफ पेट्रियोटिक इस बाइज्जत पाकिस्तानी के लिए तो नामुमकिन है. पैसे ले लेके 50-50 हजार रुपए पे लाइसेंस बट रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में और हजारों लाइसेंस इशू हुए हैं. द क्वेश्चन इज, दिस इज व्हाट द वेपनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. और ऐसे लोगों को जो मशकूक कैरेक्टर के, हम आगे बताएंगे कि वेपनाइजेशन बुरी चीज नहीं होती अगर अच्छे लोगों के हाथ में हो, लेकिन अगर चोरों, डाकू और मशकूक लोगों के हाथ में हो तो देन इट्स अ रेसिपी फॉर अ सिविल वॉर. तो दिस इज द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर. अब इंडियंस का स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान को ऐसे वक्त पर आके मारा जाए. एक तरफ हमारा पानी बंद किया हुआ जैसे अर्ज किया ना, और फिर उनका यही है कि जब पाकिस्तान में अनार्की हो जाएगी तो हम अचानक पाकिस्तान पर हमला करेंगे. जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स को, कोर हेडक्वार्टर्स को, या अपने फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग को. अब इनके पास हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर्स भी हैं, इनके पास प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन भी है, जीपीएस कंट्रोल बॉम्ब्स भी हैं. फ्रॉम वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑल्सो वेरी प्रिसिशन बॉम्बिंग कैन बी डन. और पाकिस्तान के पास अब इनका खेल समझने के बाद पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इन तमाम थ्रेट्स का, कोल्ड स्टार्ट इज अ रियल थ्रेट फॉर अस. कोल्ड स्टार्ट का मतलब है इट्स बेस्ड ऑन चांकिया डॉक्ट्रिन कि उस वक्त पाकिस्तान को खंजर मारो जब पाकिस्तान से अमन की आशा और मोहब्बत और प्यार और दोस्ती की बातें कर रहे हो, और ऐसे मौके पर हिट करो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दो एक ही स्ट्राइक में. उसके बाद जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जब मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेट हो जाएगी तो पॉलिटिकल लीडरशिप कोलैप्स कर जाएगी. और इस कंफ्यूजन में ये अपने फिर ग्राउंड फोर्सेस लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे और जो हमारे बॉर्डर के सिटीज हैं, लाहौर है, गुजरांवाला है, या हमारा जो पनुआकल के आसपास एक्सेस है, ये कश्मीर है, इन सारे एक्सेस से ये एक साथ दाखिल होंगे और हमारी फोर्सेस चूंकि डिसऑर्डर में होंगी, कंफ्यूजन में होंगी, सफों में गद्दार मौजूद होंगे तहरीक तालिबान की तरह के, तो फिर इन सारे एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए जब उसने थ्रेट दिया था कि हम 48 आवर्स में पिंडी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, दिस वाज द स्ट्रेटजी दैट दे हैड इन माइंड. इसका रिस्पॉन्स क्या है? अल्लाह के फजल से ये बात हमने इनका गेम प्लान बताया है, लेकिन अब हम आपको तसल्ली भी दे रहे हैं कि ये इनका राज भी खुल गया है, इनका गेम प्लान भी एक्सपोज हो गया और अब पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस रिस्पांस भी हम बिल्ड कर रहे हैं इस नई किस्म की जंग का, जो इससे पहले हमें वास्ता नहीं पड़ा था कभी. आने वाले दौर में भी जंगें शहरों में ही होंगी, क्योंकि जब ये लाहौर में दाखिल होते हैं, अल्लाह ना करे, या गुजरांवाला की तरफ थ्रेट करते हैं या पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि अचानक होगा तो इनको मौका मिल जाएगा शहर मुल्क में दाखिल होने का. और आइंदा आने वाले वक्तों में जो जंग की स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, क्योंकि इनका टारगेट यही है कि जब तक हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये नहीं तबाह करते हैं या हमारी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट नहीं करते हैं, उस वक्त तक ये अपनी कोल्ड स्टार्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं. लिहाजा व्हाट रिस्पांस दैट पाकिस्तान नीड्स टू मेक. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी है. चाहे अगर ये हुकूमत नहीं करती है तो फिर हमको बेहतर हुकूमत लानी है. इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. वी ऑलवेज से दैट एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन ऑन दिस. कि ये सिस्टम अगर डिलीवर नहीं करता पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जुडिशरी को, गवर्नेंस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक नहीं करता. इस वक्त आईएमएफ मुल्क को चला रहा है. इस वक्त इस मुल्क के सारे फाइनेंसेस आईएमएफ के हुक्म पर चल रहे हैं कि साहब ये कैसे हो रहा है, क्या शरायत है. वो कहते हैं 20% बिजली बढ़ा दो, अगले महीने 40% बढ़ा दो, बिजली के रेट ये कर दो, गैस के ये कर दो, पेट्रोल के ये कर दो, डीजल के ये कर दो. जो रेट्स ये देते हैं ये आंख बंद करके मान लेते हैं और उसके नतीजे में पूरे मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और हो रही. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा गल्ला पैदा करने वाला मुल्क, एनर्जी भी है, पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है,
اور پھر اپنے دہشت گردوں کے ذریعے گیس پائپ لائن اڑا دیتے ہیں, کبھی یہاں تباہ کرتے ہیں, کہ ملک کے اندر اس قدر کرپشن اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو کھڑا کیا ہے کہ تمام انفراسٹرکچر اور پورے ملک میں رائٹس ہو رہے ہیں, کبھی پانی پہ ہوتا ہے, کبھی بجلی پہ, کبھی گیس پہ, اور یہ فرسٹریشن بلڈ اپ ہو رہی ہے. اگین فورتھ جنریشن وارفیئر. اس کے سولوشنز کیا ہے, حل کیا؟ دیکھیے اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی نے اللہ کے فضل سے معجزہ کیا سوات میں. وی ریکلیم سوات, 2 مہینے کے لیے میں پورا سوات واپس لے لیا. ساؤتھ وزیرستان میں ہم نے کمر توڑ کے ان کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ ساؤتھ وزیرستان جس کو مدر آف آل بیٹلز کہا جاتا تھا, انہوں نے 1 مہینے میں کیپچر کر لیا, اور وہ سارے علاقے. اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں. اورگزئی میں کچھ پاکٹس ہیں, نارتھ وزیرستان میں بھی کچھ پاکٹس ہیں. الحمدللہ ملک میں دھماکے بھی ختم ہو گئے, کیونکہ آپ نے ان کے مرکز کو تباہ کیا جا کے. ہزاروں ٹن اسلحہ بارود, کئی ٹرک ان کے اسلحہ بارود پکڑے گئے, کمانڈ کنٹرول سینٹر بنکر پکڑے گئے, ان کی لیڈرشپ ماری گئی, کچھ بھاگ گئی, کچھ پکڑے گئے. پاکستان کو اب ہمیں بالکل ایک نئی جنگ کے لیے, جو 4th جنریشن وار جو ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے اب سٹیپس کیا ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی کمانڈ کنٹرول, ہمیں اپنی لیڈرشپ مضبوط چاہیے. مضبوط فیڈرل گورنمنٹ اور مضبوط پروونشل گورنمنٹس کے جو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ وفادار ہوں, محبت کرنے والی ہوں. مسائل کا حل 1 منٹ کا, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آرم فورسز نے جو گراؤنڈ ایسٹس تھے ان کو تو مار مار کے ان کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے. ہمارا اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہمیں فائنانس منسٹری میں آ رہی ہے, کیونکہ فائنانس منسٹری میں ظاہر ہے آرمی فائنانس میں دخل نہیں دے سکتی, وہ حکومت کا کام ہے, اور آرمی آن گراؤنڈ سیکورٹی آپریشنز دیکھ رہی ہے. اور پاکستانی پیٹریاٹس کو, سٹیزنز کو, میڈیا کو فائنانس منسٹری کو چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ بتائیں کہ کن شرائط کے اوپر پاکستان اب IMF سے قرضے لے رہا ہے. شرائط ابھی تک سیکرٹ ہے. سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کے اوپر. سپریم کورٹ جو اس وقت کام کر رہی ہے بریلینٹ, NRO کے تحت جو وہ کام کر رہے ہیں, پورا ملک خوش ہے ان سے اس بات پہ. ناؤ اب جو آن گراؤنڈ ہمیں کیا کرنا ہے, آن گراؤنڈ نمبر 1, پورے پاکستان میں ہم کو نیشنل کیڈٹ کورس لازمن دوبارہ شروع کرنی ہے. یہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے کم از کم 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ہم نے پورے پاکستان میں, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ابھی تک نہیں شروع ہوئی. اٹ مسٹ بی اسٹارٹڈ. ہمیں ان تمام کو تربیت دے کے پاکستان کی ایک ریزرو فورس بنانی ہے, جو پاکستان کے شہروں میں سول ڈیفنس کا مطلب شہری دفاع میں ملک کا کام کر سکے, ٹریفک مینج کر سکے, سیکورٹی ڈیوٹیز کر سکے, کمانڈ کنٹرول سینٹرز مینج کر سکے. ہمیں وار فوٹنگ پہ نیشنل سول ڈیفنس پروگرام شروع کرنا ہے, کیونکہ آنے والی جنگیں شہروں میں لڑی جائیں گی. ہمیں پورے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح سروائیول اور ڈیزاسٹر کے لیے تیار کرنا ہے, جس طرح ارتھکویک کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پورا ملک, پورا علاقائی خطہ وہ تباہ ہو گیا تھا. تو جس طرح ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ ہم نے کیا تھا, پورے ملک میں ہم تیار نہیں ہیں ڈیزاسٹر کے لیے. ہم کسی جنگ کے لیے, کسی ارتھکویک کے لیے تیار نہیں ہیں. خالی 15 ریسکیو 15 بنانے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے.